क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? डिमांड शेड्यूल। और क्या पढ़े थे? डिमांड कर्व। अच्छा, और कितने प्रकार का डिमांड कर्व पढ़े थे? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल कितने प्रकार का पढ़े थे? इधर से कोई कौन कौन अटेंड किया था? तुम अटेंड किए थे, तुम अटेंड किए थे, कौन अटेंड किया था क्लास? एक ऑनलाइन था कोई, और एक तुम यहाँ, तो तुम तो आए थे सेंटर में। कौन सा प्रकार का डिमांड शेड्यूल पढ़े थे हम लोग? सिंगल एंड मार्केट। वेरी गुड कृष्णा, राजोलिनी। और बताओ तुम भी, कितने प्रकार का डिमांड शेड्यूल पढ़े थे हम लोग पीछे? तो 2 प्रकार का हम लोग डिमांड शेड्यूल पढ़े थे। क्या क्या डिमांड शेड्यूल था? एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल था। ठीक है, और उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। डिमांड फंक्शन पढ़े थे। क्या था डिमांड फंक्शन? कितने फैक्टर्स थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में? कितने फैक्टर्स थे? 5। और मार्केट डिमांड फंक्शन में 8 फैक्टर्स थे। 8 क्या सारा नया था या पिछला पुराना 5 तो था? इंडिविजुअल का 5 प्लस मार्केट का 3। अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल के बारे में आएगा तो सिर्फ 5 लिखना है, अगर मार्केट के बारे में आएगा तो 8 पॉइंट लिख के आना है। ठीक है, चलो उसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिमांड का मीनिंग। क्या क्या होना चाहिए डिमांड के अंदर? कंपलसरी एलिमेंट, विलिंगनेस होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, बताओ सबको फटाफट। एबिलिटी होना चाहिए कृति, इधर डिजायर, चलो ठीक है। टाइम, टाइम मतलब कैसा टाइम? एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और प्राइस होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, विलिंगनेस, वांट, एबिलिटी, प्राइस। चलो सारा आ गया, पांचों एलिमेंट हो गया। क्या क्या? क्वांटिटी होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, कितना खरीदना है, 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 3 खरीदना है, कितना खरीदना है। उसके बाद विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। विलिंगनेस का मतलब खरीदने का मन होना चाहिए, और एबिलिटी का मतलब पॉकेट में पैसा होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबल प्राइस, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, कितना रुपए का प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं पता तो फिर हम कैसे खरीदेंगे उसको, तो डिमांड बन नहीं पाएगा। और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, कब खरीदेंगे ये स्पेसिफाइड होना चाहिए, या तो डेट या तो कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे। ठीक है, तब वो हमारा कहलाएगा डिमांड, अदरवाइज डिमांड नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और थे। क्या क्या पॉइंट्स थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर? सबसे पहला 5 प्रकार का पॉइंट। सबसे पहला गिव प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। कैसा रिलेशन प्राइस के साथ? प्राइस के साथ कैसा रिलेशन? नॉर्मल के साथ। इसमें तो कोई 2 केस था ही नहीं, नॉर्मल और क्या, इसमें तो हर बार सेम था। क्या था प्राइस के साथ? इनडायरेक्ट रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के साथ 2 केस आएगा, एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट के साथ कैसा रिलेशन? सब्स्टिट्यूट के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कृष्णा, ईशा, राजोलिन, कृष्णा, राजोलिन। चलो उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के साथ 2 प्रकार का गुड्स है, एक नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन? नॉर्मल गुड्स का अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। इंफीरियर गुड्स में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो क्लियर है। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आसान सा पॉइंट था। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, आसान सा पॉइंट था। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? साइज एंड साइज, अच्छा पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। अगर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी प्रकार के कस्टमर होंगे कॉम्पोजिशन में। मैं अगर मान लो बेबी प्रोडक्ट्स बेचता हूं, तो हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में अगर बेबी लोग का रेशियो ज्यादा है तो प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। तो हमको अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन देखना पड़ेगा हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद सीजन एंड वेदर। सीजन के टाइम प्रोडक्ट का डिमांड, सीजन के टाइम प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा, और सीजन नहीं है तो प्रोडक्ट का डिमांड भी कम। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्यों, क्यों, रीजन? एवरी वन कैन अफोर्ड, और अगर पुअर लोग ज्यादा हैं, रिच लोग ज्यादा, कुछ लोग पुअर हैं कुछ लोग रिच हैं,
मिडिल क्लास कोई नहीं है, तो रिच वाले तो खरीद लेंगे, पुअर वाले उसको खरीद नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड, ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है सबको पॉइंट? बताओ कोई डाउट अभी तक? डाउट नहीं है तो हम आज नया टॉपिक में चलेंगे आगे, फटाफट बोलो। राजोलिन क्लियर, प्रीति क्लियर, संस्कृति क्लियर, कोमल क्लियर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? अच्छा, अब तुम्हारी बात। तुम आज फर्स्ट टाइम आए हो ना क्लास में, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट तुमको समझ में ना आए, हालांकि चैप्टर आसान सा है, पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बाई चांस हो सकता है कहीं कहीं पे लगे कि ये तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तुम एक काम करना, घर पे जो इस चैप्टर का 3 क्लास हुआ है अभी तक, डिमांड चैप्टर का, वो 3 क्लासेस को एक बार कर लेना, ठीक है? अभी तो नेक्स्ट हमारा छुट्टी भी आ रहा है, सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो उस टाइम पे फ्री भी रहोगे और क्लासेस भी ऐप में रहेगा तुम्हारा। आ गया ऐप में, एक्टिवेट हो गया क्लास? अच्छा ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा वो कल तक, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, क्लासेस को एटलीस्ट डिमांड चैप्टर का 3 क्लास कर लेना। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा नेक्स्ट बैच एक शुरू होगा, 10th का रिजल्ट जब अनाउंस होगा उसके बाद एक नया बैच शुरू होगा, ठीक है? उसके टाइम में तुम लोग जो जो चैप्टर 1 2 नहीं किए हो वहां पे ऐड होके चैप्टर 1 2 वहां पे कर लेना लाइव में, ठीक है? अभी चैप्टर 3 से, ताकि कंटिन्यू रहे, है ना, तो कंटिन्यू में चैप्टर 3 से करते जाओ क्लासेस, ठीक है? 1 2 से 3 का उतना रिलेशन नहीं है। हाँ ये रहा, ले लो, ठीक है? तो ताकि आगे तुम्हारा सिलेबस भी बढ़ता रहे और चैप्टर 3 1 2 से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, अब सर मैं भी वन चैप्टर, हाँ जो जो चैप्टर 1 2 नहीं किया है लेट से, हाँ बहुत सारे जन हैं चैप्टर 1 2 नहीं किए हैं, हम लोग जो 10th का रिजल्ट आएगा, अभी तक तो आया नहीं है 10th का रिजल्ट, उसके बाद हम लोग एक नया बैच शुरू करेंगे, ठीक है? उस पर हम लोग जो 1 और 2 नहीं किया है वो सबको ही वहां पे चैप्टर 1 2 कर लेना, ठीक है? चैप्टर 3 से हम लोग यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक? चलो, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ लिए थे, मार्केट डिमांड कर्व पढ़ लिए थे, दोनों ग्राफ भी पढ़ लिए थे। चलो कुछ मार्किंग कर लेते हैं हमारा पॉइंट्स को। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट शोइंग वेरियस, हाँ ये रहा, ले लो ना ये, it is the locus of all the points showing various quantity of commodity that a consumer is willing to buy at various price level। यहाँ पे प्राइसेस का लेवल स्पेसिफाइड होना चाहिए, ये पॉइंट लिख के आना, ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। डिमांड कर्व या फिर डिमांड शेड्यूल में हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, पॉसिबल प्राइसेस, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस में कितना कितना यूनिट डिमांड होगा, इसी को हम लोग ग्राफ में बनाते हैं, तब वो बन जाता है डिमांड कर्व, जब हम इसी को टेबल में बनाते हैं वो बन जाता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है? चलो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम एक आदमी का बनाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को प्लॉट करेंगे तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब हम सम्मेशन करेंगे सभी इंडिविजुअल का, मार्केट डिमांड का रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ए का, बी का, सी का, सबका टोटल करने से मार्केट आता है, जब हम उसी को ग्राफ में बनाएंगे तो वो बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है? कोई मतलब एकदम एक मार्क्स के लायक का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लेकिन इसके लिए तुमको एग्जाम में मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है? तो कम से कम इसमें तो कोई गलती मत करना एग्जाम में, ठीक है? चलो, चलो ठीक है, सारा डिमांड कर्व सारा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? तुम उसको कैसे भी बना लो, एक्स एक्सिस में किसी और चीज बना लो, वाई में कुछ और बना लो, आगे पीछे उल्टा सीधा जैसे भी कर लो, हमेशा ये क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है? अब डिपेंड करता है डिमांड और डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि वो कितना डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। हो सकता है कोई ज्यादा डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस प्रकार से, हो सकता है कोई कम डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस प्रकार से, ठीक है? ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सिर्फ इंफीरियर गुड्स के केस में ग्राफ अलग होता है, ठीक है? इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, प्राइस
चलो इंफीरियर गुड्स का हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इंफीरियर गुड्स का डिस्कशन शुरू करेंगे तो हम ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, अब ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको एक बार पेंडिंग रखा हूं मैं, आगे बढ़ाऊं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व है इसका हम स्लोप निकालते हैं। 8 में मैथ्स पढ़े थे, 8 या 9th में था एक चैप्टर जिसमें लाइन का हम लोग स्लोप निकालते थे, याद है मैथ्स में, हमारे टाइम तो था, सीबीएसई का ही हूं मैं भी, लाइन का स्लोप निकालते थे 8 9th में। लाइन चैप्टर नहीं था, सर्किल एक चैप्टर, लाइन एक चैप्टर था मेरे को पता है था, क्योंकि था ना, एक चैप्टर सर्किल था, एक चैप्टर ट्रायंगल होगा, एक चैप्टर लाइन के बारे में था। लाइन में हम क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे लाइन का, ठीक है। हाँ सबको ही बोल रहे हैं यहाँ पे था, यहाँ पे खाली किसी को नहीं पता। देखो एक लाइन अगर ऐसा बना है और एक लाइन अगर ऐसा बना है तो दोनों में डिफरेंस है, कि किस चीज का डिफरेंस है, स्लोप का डिफरेंस है, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रेट है, ये फ्लैट है, ठीक है। ये मेजर करता है हम लोग कहां से, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, और इससे हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट का डिमांड किस प्रकार से चेंज होगा जब हम इसको स्लोप से मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप कैसे मेजर करेंगे, फॉर्मूला है स्लोप को मेजर करने का, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब अगर ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग बात करें, यहाँ पे आओ कर्व, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में आ जाओ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे चेंज इन क्या था, प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब हम यहां से यहां गए, प्राइस कितना से चेंज हुआ, 1 से, डिमांड कितना से चेंज हुआ, 1 से, यहां से यहां गए, प्राइस कितना से चेंज हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर कुछ ऐसा एग्जांपल लूं, जब 5 रुपए प्राइस था, डिमांड था 2 यूनिट, जब 4 रुपए प्राइस हुआ, डिमांड हुआ 4 यूनिट, जब 3 रुपए प्राइस था, डिमांड हुआ 6 यूनिट, जब 2 रुपए प्राइस था, डिमांड हुआ 8 यूनिट, जब 1 रुपए था 10। अब कितना चेंज हो रहा है, अब 2 से चेंज हो रहा है। तो क्या ये वाला डिमांड कर्व और ये वाला डिमांड कर्व समान है, दोनों डिमांड कर्व समान नहीं है। तो हमको डिमांड कर्व का स्लोप परसेंटेज चेंज इन प्राइस या फिर चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट का डिमांड कितना चेंज होगा जब प्राइस चेंज होगा, ठीक है। अगर प्राइस 1 रुपए से चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना से चेंज होगा, जब हमको स्लोप पता होगा तब हमको पता चलेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग पढ़ते हैं ये वाला रिलेशन। चलो slope of the curve is defined as the change in the variable on the y-axis divided by the change in the variable on the x-axis। y-axis में क्या था, प्राइस, x-axis में क्या था, क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन क्वांटिटी, और ऊपर आ गया चेंज इन प्राइस, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा पी और इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहाँ लिख लेना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पी मतलब तो प्राइस है, क्यू मतलब क्या है, क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अब सो द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इक्वल्स द चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन द क्वांटिटी, जो फॉर्मूला दिया है। ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। पढ़े थे हम लोग, डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कैन मेजर द फ्लैटनेस और स्टीपनेस, डिमांड कर्व फ्लैट है या डिमांड कर्व स्टीप है, ये मेजर करता है कौन, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप हमको बताएगा कि ये फ्लैट है, ये देखो फ्लैट दिख रहा है और ये स्टीप दिख रहा है,
पहाड़ में डायरेक्ट साइकिल चढ़ाएं तो ज़्यादा मेहनत लगता है, और अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर ऊंचा हो रास्ता, ब्रिज में जैसे चढ़ाते हैं धीरे 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 चढ़ता है, मेहनत कम लगता है। अगर पहाड़ में डायरेक्ट चढ़ाएं तो मेहनत ज़्यादा लगता है। बात बराबर है, चढ़ाई उतना ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्पीड चेंज हो गया। यहाँ पे हम बहुत तेजी से चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्लो 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 चढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमको बताता है ये कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड स्लोली इंक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड स्लोली इंक्रीज होगा। लेकिन जब यहां पे बताता है, ये ग्राफ अगर बनेगा तो ये बताएगा जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड स्पीड से इंक्रीज होगा। डिमांड स्पीड से इंक्रीज होगा ये वाले में, और यहां पे डिमांड स्लो से इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, अब तुमको लगेगा ऑपोजिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम स्लो से चढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग स्पीड से चढ़ रहे हैं। तो इसको उल्टा तरीके से सोचो, जब हम उतरेंगे तो स्पीड किस में उतरेंगे, टिप वाले में उतरेंगे। ठीक है। तो प्राइस का जो रिलेशन होता है वो जब प्राइस चेंज हो रहा है, इसको मान के चलो ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, हम पहाड़ से उतर रहे हैं, इसमें स्पीड से उतरेंगे और इसमें स्लो से उतरेंगे। सिंपल सा बात है। जब हम यहाँ से साइकिल लेके उतरेंगे तो हम स्पीड से उतरेंगे, और जब हम यहाँ से साइकिल लेके उतरेंगे तो हम स्लोली उतरेंगे। इसके मुकाबले तो यहाँ पे स्लो होगा ना स्पीड, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड स्पीड से इंक्रीज होगा। 1 रुपए के चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 2 रुपए चेंज होने से डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लेकिन वहीं पे यहाँ पे डिमांड क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड स्लो से इंक्रीज होगा दोनों में, लेकिन एक में स्लो होगा एक में स्पीड होगा। तो वो हमको कौन बताता है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व से पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड कितना से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हमको पता चलता है स्लोप से। उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। अब ये टॉपिक हो सकता है किसी किसी को दिमाग में ना घुसा हो, है ना, घुस गया पूरा दिमाग में, क्लियर है पूरा टॉपिक, सबको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे सबको क्लियर है टॉपिक। अच्छा, ये अच्छा, मुस्कान को क्लियर नहीं है, पूजा क्लियर है। हाँ बताएंगे, वो भी आएंगे पॉइंट में। मैं प्राइस चेंज बोला, मैं प्राइस बढ़ेगा थोड़ी बोला। जब प्राइस कम हुआ, 1 रुपए से प्राइस कम हुआ तो डिमांड 5 यूनिट से बढ़ गया, और दूसरे वाले में जब प्राइस 1 रुपए से कम हुआ डिमांड 2 यूनिट से बढ़ा। तो किस में ज्यादा बढ़ा, पहले वाले में बढ़ा। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को क्लियर है कुछ लोगों को क्लियर नहीं है। तो जिसको भी क्लियर नहीं है, इसके बाद हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक है। ठीक है। वहां पे ये कॉन्सेप्ट पूरा एक चैप्टर में दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये कॉन्सेप्ट पूरा 1 चैप्टर अलग से है पूरा। ठीक है। तो चिंता करने वाला बात नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। ठीक है। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है। तब वहां पे तुमको क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो। यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट में दिया है तो हमको यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने जाएं तो ये चैप्टर से हट के हम कहाँ चले जाएंगे, ये चैप्टर में चले जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताया, जब डिटेल में आएगा तब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, लॉ ऑफ डिमांड, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। होता है ऐसा, इनवर्स रिलेशन होता है, पहले ही पढ़ लिया हम लोग। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हमेशा क्या होगा, प्राइस का रिलेशन होगा इनवर्स, ऑलवेज। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, अच्छा इसका मतलब होता है, देखो ये वर्ड का मतलब लिख लो, सेट्रिस परिवर्स, इसका मतलब लिखना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट।
अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले पढ़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है जो हम पढ़े अभी तक, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और इंक्लूड हो गया है। अभी तक जितना पढ़े सेम चीज अभी फिर से एक बार रिपीट होगा, लेकिन उसमें कुछ हम लोग डिटेल में जाएंगे, कहीं कहीं पे देखेंगे कि कुछ नया पॉइंट्स एडिशन हुआ है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। सबसे पहला एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये एग्जाम में 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन आता है। क्या क्या एजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में? जब हम प्राइस को स्टडी करते हैं क्वांटिटी के साथ, ठीक है, तब हम मान के चलते हैं कि उसके सब्सटीट्यूट गुड्स का कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाला दिया ना एग्जांपल है, इसी में लिख लेता हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी किसका है, ये मान लो चॉकलेट का है, ठीक है। ये चॉकलेट का प्राइस और क्वांटिटी दिया है। जब 5 रुपए प्राइस था मैं 1 यूनिट खरीदा, जब 4 रुपए प्राइस था मैं 2 यूनिट खरीदा, जब 3 रुपए प्राइस था मैं 3 यूनिट खरीदा, जब 2 रुपए प्राइस था मैं 4 यूनिट खरीदा, जब 1 रुपए प्राइस था मैं 5 यूनिट खरीदा, ठीक है। ये है प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, किसका? चॉकलेट का। अब जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि इसका सब्सटीट्यूट जो है उसका प्राइस क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ, ठीक है। क्यों चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों माना मैं, ऐसा क्यों एजम्पशन लिया? सोचो, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? चॉकलेट के बदले जो हम कंज्यूम करेंगे, चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट जो दूसरा कोई चॉकलेट है या कोई दूसरे ब्रांड का चॉकलेट है या चॉकलेट सिरप है या फिर आइसक्रीम है, अगर कुछ भी इसका सब्स्टिट्यूट है तो जब मैं चॉकलेट कंजम्पशन कर रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि आइसक्रीम का प्राइस, चॉकलेट का जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, वो लोग का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि अगर उनका भी प्राइस चेंज हो जाएगा तो हो सकता है ये रिलेशन गलत आए कि प्राइस जब कम हो तो मेरा डिमांड बढ़े, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि इसका प्राइस 1 रुपए से कम हुआ लेकिन आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए से कम हो गया, तो मैं चॉकलेट का कंजम्पशन बढ़ाने की जगह आइसक्रीम खाने लग गया, तो इसका डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये जम्पशन लेके चलते हैं कि जब हम एक चीज का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक का प्राइस रिलेशन को पढ़ रहे हैं कि प्राइस कितना होगा, क्वांटिटी कितना होगा, इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि बाकी कॉमोडिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, सब्सटीट्यूट गुड्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आया है, ठीक है। इस चॉकलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चॉकलेट के साथ अगर हमको बिस्किट खाना होता है या वेफर्स खाना होता है तो उसका भी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। हम ये एजम्पशन लेते हैं, ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा इनकम क्या होगा? सेम रहेगा। जब हम देख रहे हैं कि प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, जब प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसी टाइम मेरा इनकम चेंज हो जाए तो क्या डिमांड बढ़ेगा? मेरा जॉब था 50,000 रुपए का, मालिक बोला मैं सैलरी तेरे को नहीं दे पाऊंगा, मैं तेरे को 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, ठीक है। तो भले ही इसका प्राइस कम हो लेकिन मेरा डिमांड नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन गलत आ जाएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो जाएगा। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि प्राइस ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम है कंज्यूमर का वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमको। अभी प्राइस कम हुआ 1 रुपए से, मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में इसका प्राइस 1 रुपए होने वाला है, तो क्या मैं आज कंजम्पशन बढ़ाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं बढ़ाऊंगा। अभी 1 रुपए से कम हो गया, पहले अभी 5 रुपए था, आज उसका प्राइस कम होकर 4 रुपए हो गया, मेरा डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस क्या होने वाला है? 1 रुपए होने वाला है। तो क्या मैं 2 यूनिट खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। मेरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हुआ लेकिन फिर भी क्या हुआ? डिमांड कम हो गया, बढ़ा नहीं, या फिर कम हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया। इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि फ्यूचर में प्राइस चेंज का कोई भी हमको एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद
क्या इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है। हाँ फ्यूचर वाला पॉइंट है, देखो चलो कुछ कंफ्यूजन है, हम लोग पहले उसको क्लियर करते हैं। देखना ध्यान से सुनना, हाँ सारा पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। अभी तक मैं स्टडी किया, मैं कौन हूँ? मैं एक एनालिस्ट हूँ। मुझे कहा गया कि तुम पता लगाओ कि प्राइस एंड डिमांड का क्या रिलेशन है चॉकलेट के केस में, या फिर चाय टी के केस में ले लेते हैं। टी के केस में प्राइस एंड डिमांड का क्या रिलेशन है पता लगाओ जाके मार्केट में बोल के मुझे बोला गया। मैं आया पता लगाने, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि जैसे 5 रुपए प्राइस था तो डिमांड 1 कप का था। जब 4 रुपए प्राइस हुआ डिमांड 2 कप का है। जब 3 रुपए प्राइस है डिमांड 3 कप। जब 2 रुपए प्राइस है डिमांड 4 कप। और जब 1 रुपए प्राइस है डिमांड 5 कप। ठीक है, ये मैं स्टडी किया। लेकिन ये स्टडी जब मैं कर रहा था तब मैं देखा कि ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जब प्राइस चेंज हुआ 5 से 4, जब प्राइस चेंज हुआ 5 से 4 तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ना चाहिए था। एज पर पॉइंट नंबर 1, जब प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए हो गया तो डिमांड 1 यूनिट से क्या होना चाहिए था? 2 यूनिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब डिमांड यहां पे इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों इंक्रीज नहीं हुआ? क्योंकि उसी टाइम पे कस्टमर का क्या हो गया? इनकम जीरो हो गया, उसका जॉब चला गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या बताओ मेरा स्टडी सही है या गलत है? अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कंज्यूमर का इनकम जीरो हो गया। लेकिन डिमांड का और प्राइस का रिलेशन तो ठीक था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मेरा स्टडी गलत क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इनकम कस्टमर का जीरो हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि कस्टमर का इनकम क्या हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि कस्टमर का इनकम चेंज नहीं हुआ है और हम ये स्टडी करेंगे कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, मैं क्या देखा? कॉफी का प्राइस पहले 5 था, उसका प्राइस क्या हो गया? 1 रुपए हो गया। जब इसका प्राइस 4 रुपए हुआ, 5 रुपए से 4 रुपए, उसी टाइम कॉफी का प्राइस 5 रुपए से 1 रुपए हो गया। तो क्या बताओ, मैं 1 यूनिट से 2 यूनिट कंज्यूम करूंगा टी का? मैं क्या पीने जाऊंगा? कॉफी पीने जाऊंगा, ऑब्वियस सा बात है। तो डिमांड का रिलेशन क्या होना चाहिए था प्राइस के साथ? ये दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए था? इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन इनवर्स हुआ नहीं। क्यों इनवर्स नहीं हुआ? क्योंकि सब्सटीट्यूट का प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड को स्टडी करता है, मतलब ये 2 पॉइंट को। ठीक है, उसको बाकी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। बाकी क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस जब बढ़ेगा डिमांड कम होना चाहिए, और प्राइस जब कम होगा डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कौन बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड कम होगा, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। अब अगर किसी और पॉइंट के वजह से ये रिलेशन खराब होता है, किसी और पॉइंट के वजह से अगर ये रिलेशन खराब होता है तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा बोला, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए वो क्या एजम्पशन लिया कि बाकी जितना भी पॉइंट है सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। हम मान के चलेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वही लिखा है एजम्पशन के अंदर में। देखो अब एजम्पशन पढ़ो, क्या क्या लिखा है। अब एजम्पशन में लिखा है सबसे पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने का भी हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, ना कि कोई साइज एंड कॉम्पोजिशन में आया है, ना कोई और पॉइंट में चेंज आया है। क्लियर है? तो अब जब ये सब कांस्टेंट हो जाएगा
जब ये सारा का सारा क्या होगा, कांस्टेंट, तब हम स्टडी कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ये बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कभी इसके वजह से रिलेशन खराब हो जाए, हो सकता है कभी इसके वजह से हो जाए, हो सकता है कभी इसके वजह से हो जाए। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही मान के चलते हैं कि ये सारा का सारा पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स का मतलब ही ये है, जितना भी पॉइंट है, बाकी पॉइंट, ये सब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? बोलो फटाफट, सबका क्लियर है? आयुषी, दृष्टि, गौतम, कोमल, कृष्णा, कृष्णा, मुस्कान, पूजा, प्रियांशु, राजोलिन, साची, संस्कृति, शशांक, तिशा, तन्वी, तनिषा। चलो, कोई डाउट है तो बताओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसका मजे का बात बताऊं, अगर तुम इसके बाद वाला चैप्टर देखोगे, सप्लाई चैप्टर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी नया नहीं है उसमें। मतलब जो डिमांड है, अगर मैं बोलूं उसका ऑपोजिट कर दो, डिमांड का क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, तो सप्लाई खत्म, सप्लाई चैप्टर ही खत्म। जो डिमांड है, सप्लाई ऑपोजिट है। क्योंकि डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है। लेकिन सप्लाई में क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। दुकानदार तो चाहेगा ना और बेचूं, सप्लाई किसके हाथ में है, दुकानदार के हाथ में। दुकानदार क्या बोलेगा, अगर प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, दुकानदार बोलेगा और बेचूं। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम हो रहा है तो दुकानदार क्या बोलेगा, प्रॉफिट ही नहीं है, बंद करो बिजनेस, कम करो प्रोडक्शन। ठीक है, तो सप्लाई में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, जहां जितना पॉइंट हम पढ़े अभी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, लॉ ऑफ डिमांड है यहाँ है, वहां लॉ ऑफ सप्लाई है। यहाँ पे मार्केट सप्लाई डिमांड है, वहां पे मार्केट सप्लाई है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड है, वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई है। यहाँ पे और जितना ये 5 पॉइंट पड़े नीचे, यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वहां पे भी सेम 5 पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये चैप्टर में समझ लिया जाए कॉन्सेप्ट को, तो नेक्स्ट चैप्टर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर डाउट छोड़ देंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में भी क्या रहेगा, डाउट रह जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर डिमांड चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो डिमांड चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है, जो भी डाउट होगा इमीडिएटली पूछना है। टाइम लगेगा चलेगा, 2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वो भी चलेगा, लेकिन बिना डाउट रहे तो वही अच्छा है। ठीक है, डाउट जितना होगा सारा इमीडिएटली पूछना जिसका भी। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला, इनवर्स रिलेशनशिप। ये तो पता है सबको, फर्स्ट क्लास में पहला टॉपिक ही हम ये पढ़े थे, है ना, डिमांड का। ये चैप्टर का बोल रहा हूँ, ये चैप्टर का फर्स्ट क्लास में पहला टॉपिक ही हम लोग ये पढ़े थे कि प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। वही यहाँ पे लिखा है, इनवर्स रिलेशन स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, it simply affirms that the increase in price will tend to reduce the quantity demanded and a fall in price will lead to an increase in quantity demanded। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना जरूरी है। ठीक है, आओ इधर, एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। मैं मार्केट गया क्या खरीदने, समोसा खरीदने। ठीक है, मैं मार्केट गया हूं समोसा खरीदने। एक समोसे का प्राइस है, मान लो समोसे का प्राइस कितना है, 5 रुपए। मैं डिमांड कितना किया, 10 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 5 रुपए में मैं 10 पीस समोसा खरीद के लाया। अगर प्राइस 4 रुपए हो गया तो 10 से ज्यादा खरीदूंगा कम खरीदूंगा, ज्यादा खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा बताओ, कैसे पता चला, कौन बताया? 13 भी खरीद सकता हूँ, 11 भी खरीद सकता हूँ, 14 भी खरीद सकता हूँ, 15 भी खरीद सकता हूँ। नहीं, बजट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मेरे पॉकेट में बहुत पैसा था। अब बताओ, अब बताओ, तुम लोग बताओ, कितना खरीदूंगा? 10 से ज्यादा खरीदूंगा, सबको पता है। ठीक है, 10 से ज्यादा खरीदूंगा, ये तो सबको पता है, लेकिन कितना ज्यादा, कौन बताएगा?
लॉजिक होना चाहिए आंसर के पीछे, हाँ बिना लॉजिक नहीं। 12 खरीदें, क्यों? 10/5 करने से 2 आया, ठीक है। 12/4 करने से 3 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है। 8 खरीदना चाहिए ना उस हिसाब से। तो सेटिस्फेक्शन लेवल तक कैसे पता चलेगा? सेटिस्फेक्शन लेवल तक डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। अच्छा और बताओ क्या रीजन, बताओ कितना खरीदूंगा? 10 से ज्यादा खरीदूंगा सबको पता है, लेकिन कितना ज्यादा? 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30, कितना? कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहा है 11। अब उस बात का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड हमको बोलता है कि मैं सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूं, मैं क्वांटिटी नहीं बता सकता। मैं इतना बता सकता हूं कि वो 10 से ज्यादा खरीदेगा, लेकिन कितना ज्यादा खरीदेगा वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता सकता। चलिए जितना जरूरत होगा, अच्छा जितना जरूरत होगा तो तो फिर प्राइस रिलेशन से क्या मैटर है? अगर प्राइस बढ़ भी जाता तो भी मैं उतना ही खरीदता जितना जरूरत है ना। अब तो अपने इच्छा पे डिपेंड करता है। हाँ चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? मैं क्वालिटी बता सकता हूं, क्वांटिटी नहीं बता सकता। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है मैं ये तो बता सकता हूं कि वो 10 से ज्यादा खरीदेगा, लेकिन कितना ज्यादा खरीदेगा वो नहीं बता सकता। तो हमको तो वो भी चाहिए। हमको तो, हम अगर बिजनेसमैन हैं, हमको प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस चलाना है, तो हमको तो वो भी पता होना चाहिए। तो कौन बताएगा वो हमको? कोई तो बताएगा। अब कोई नहीं बताएगा तो फिर तो पढ़ाई बेकार में कर रहे हैं हम लोग। क्या फायदा हुआ पढ़ाई करके जब हमको पता ही नहीं है कितना डिमांड होगा, है ना। आराम से डायरेक्ट देख लेंगे उस टाइम जितना डिमांड होगा, क्यों बेकार माथापच्ची कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में। तो अब हमको पता लगाना है कितना ज्यादा डिमांड होगा, क्वांटिटी पता लगाना है कितना। ये पता लगेगा हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में, ठीक है। एक चैप्टर है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे डिमांड एक चैप्टर है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक चैप्टर है सिलेबस के अंदर में, ठीक है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको बताता है कि कितना खरीदूंगा। अब मैं अभी तो आंसर नहीं दे सकता तुमको मैं कितना खरीदूंगा, लेकिन मैं जब तुमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा दूंगा ना, तब मैं तुमको बता पाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कितना यूनिट खरीदूंगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमको सिर्फ डायरेक्शन पता चलता है कि डिमांड ऊपर जाएगा, कितना से ऊपर जाएगा, हाउ मच। ये हमको कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, ठीक है। जो हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पढ़े थे ऊपर, याद है? उस फॉर्मूला को जब यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तब हमको यहाँ पे आंसर पता चलेगा कि डिमांड इतना होने वाला है। डिमांड 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 11 होगा, 8 होगा, 8 तो होगा ही नहीं, 11 और क्या बच गया, 13 होगा। कितना होगा हमको पता चलेगा कब? जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना जरूरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? मैं तुमको सिर्फ डायरेक्शन बताऊंगा, कौन से डायरेक्शन में जाना है, डिमांड ऊपर जाएगा या डिमांड नीचे जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि ये कितना ऊपर जाएगा या ये कितना नीचे जाएगा। क्लियर? ये हमको कहां पता चलेगा? ये हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलें आगे, चलो। क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, it makes a qualitative statement only. Law of demand makes a qualitative statement only, that is it indicates the direction of change in the amount. ये सिर्फ हमको डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है कि ऊपर साइड जाएगा डिमांड या नीचे जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड ऊपर जाएगा या डिमांड नीचे जाएगा? डिमांड नीचे जाएगा। प्राइस कम होगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। सिर्फ हमको इतना पता चलता है, यहाँ से हमको यहाँ से डायरेक्शन पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में डिमांड जाने वाला है। एग्जैक्टली कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा ये कहां से पता चलेगा हमको? ये हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पता चलेगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलो, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच, कितना चेंज होगा वो हमको नहीं बताता चैप्टर, ठीक। नेक्स्ट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप।
it does not establish any proportional relationship between change in price and the resultant change in demand. If the price rise by 10%, quantity demanded may fall by any proportion. ठीक है, अब आ जाओ इधर एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाते और मुझे बोलते तो तुम ये गेस कर सकते थे कि ये कितना परसेंट से चेंज हुआ। बताओ कितना परसेंट से चेंज हुआ, परसेंटेज निकालो। पहले 5 रुपए था, अभी 4 रुपए है, परसेंटेज चेंज निकालो। 20%। कृष्णा 20, बताओ कितना होगा? 10 होगा, 20 होगा, कितना होगा? परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? पहले 5 था, अब 4 है, तो डिफरेंस कितने का है? 5 - 4 = 1। तो ये क्या आएगा? 1/5 × 100 = 20%। 20% का चेंज है, ठीक है। तो 20% से प्राइस फॉल हुआ, 20% से प्राइस फॉल हुआ, तो डिमांड कितना से इंक्रीज होना चाहिए? 20% से। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है हमेशा, ठीक है। अगर डिमांड 20%, प्राइस अगर 20% से गिर रहा है या 20% से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि डिमांड भी उतना ही परसेंट से चेंज होगा। प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिमांड हो सकता है 10% से इंक्रीज हो सकता है 20% से इंक्रीज हो सकता है 30% से इंक्रीज हो, ठीक है। ये भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है। इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक, इसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, और इसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले में कि कितना से चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बोलो? सब तो हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़े हम लोग? सारा पॉइंट तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे खाली हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक। अगर डायरेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कॉमर्स छोड़ दोगे, साइंस ले लोगे तुम लोग, है ना। लगेगा कॉमर्स बोलते हैं ईजी है लेकिन डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पढ़ाया जाता है कि सिर्फ बेसिक किधर साइड चेंज होगा, ताकि वहां पे तुमको पता रहे कि डिमांड बढ़ेगा या डिमांड कम होगा। फिर वहां पे हम पता लगाएंगे कि कितना से बढ़ेगा या कितना से कम होगा, ठीक है। चलो इसके बाद सप्लाई पढ़ेंगे पहले, ठीक है। फिर हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का इलास्टिसिटी एक साथ आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो पहले सप्लाई पढ़ेंगे, फिर हम लोग दोनों का इलास्टिसिटी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सर नहीं सर नहीं, साइंस तुमको मिलेगा कृष्णा, हाँ स्कूल वाले मना कर देंगे देने से। चलो स्कूल वाले जैसे मैथ्स मना कर देते हैं बहुत जन को कि तुम मैथ्स मत लो, स्कूल का नाम डुबा दोगे, वैसे ही साइंस लेने से मना कर देंगे, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4, वन साइडेड। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड एज इट ओनली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा वो बताता है हमको लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन डिमांड चेंज होने से प्राइस कितना चेंज होगा ये हमको नहीं बताता। याद है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, देखना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखना सिलेबस के बाहर है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। समझ आए तो क्या करना है, समझ आए तो रख लेना है, नहीं समझ आए तो जाने देना है, ठीक है। या जय माता दी, नहीं समझ आए तो, ठीक है। देखना जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड डिक्रीज होगा, पढ़े हैं ये लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ये पढ़े हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। ये दोनों कहां पढ़े? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, ठीक। अब मैं बोलूं अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा? प्राइस। डिमांड बढ़ गया तो प्राइस क्या होगा? सोच समझ के बोलना, इसको देख के मत बोलना। बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बताओ इंक्रीज होगा ना। हाँ सब बोले इंक्रीज होगा। कोविड के टाइम तो पता ही है सबको, मास्क का रेट, सैनिटाइजर का रेट, ऑक्सीजन का रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बेड का रेट, ठीक है। तो डिमांड बढ़ गया था, प्राइस क्या हो गया था? बढ़ गया था। डिमांड
कम हो गया था तो प्राइस भी कम हो गया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमको सिर्फ ये पढ़ाता है, लॉ ऑफ डिमांड हमको सिर्फ ऊपर वाला पढ़ाता है, लॉ ऑफ डिमांड हमको ये नीचे वाला कभी भी नहीं पढ़ाया। हमको ये बताया कि प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड कितना होगा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि डिमांड चेंज हो गया तो प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो हमको वन साइडेड सिर्फ ये पढ़ाया, ये हमको नहीं पढ़ाया लॉ ऑफ डिमांड, इसी वजह से ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में लॉ ऑफ डिमांड इसको कवर ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस चेंज होगा उसके वजह से डिमांड चेंज होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ वही केस कवर्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो लिखा है महापुरुष आदमी वो सिर्फ इसके बारे में लिखा, नहीं 12th में तो ये है ही नहीं, 12th में हम इससे ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा हाई लेवल। हम लोग उसके बाद ये जैसे इंडिविजुअल के बारे में पढ़े ना, डिमांड के बारे में, डिमांड सप्लाई बिजनेस के बारे में, हम 12th में नेशनल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या होता है, देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो का डिफरेंस भी पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 1 का पार्ट है वो, ठीक है। ग्रोसरी का भी, वेंटिलेटर का भी, यस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट पढ़ाया, नीचे वाला पार्ट नहीं पढ़ाया। क्लियर है सबको? चलो अब चलते हैं आगे। चलो ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस। ये तो बड़ा टॉपिक है, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे स्टॉप करते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए डिस्कस करेंगे कुछ इस वीकेंड में। वीकेंड मतलब कब है? सैटरडे संडे। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा कब है? फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को क्लास एज इट इज होगा यही टाइम में, ठीक है। लेकिन सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का टेस्ट। जो जो चैप्टर 1 नहीं किया है वो लोग टेस्ट अभी मत देना, क्योंकि जब हम चैप्टर 1 वो वाले बैच में पढ़ेंगे तब वो वाले बैच का टेस्ट अलग से होगा, ठीक है। तो और ऐसा एग्जाम्पशन सबको नहीं है, ठीक है। तो जो जो चैप्टर 1 पढ़ लिया है वो लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। और जो जो नहीं पढ़ा है वो लोग टेस्ट नहीं देंगे तो चलेगा, और अगर ऐप से वीडियो करके दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चैप्टर 1 का टेस्ट होगा इस वीक में। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। टाइमिंग में बताऊंगा ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में भेजो, बोलो क्या टाइम रखना। हाँ तुम्हारा क्लासेस को देख के करेंगे, टाइम का चिंता मत करो। हाँ तुम्हारा और भी क्लास, ठीक ठीक। 4 to 5 में तो क्लास नॉर्मल क्लास होगा अपना, तो 4 to 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 to 5 अदर डेज में अप्लाइड मैथ्स होता है, ठीक है। तो 4 to 5 तो नहीं होगा टेस्ट, हम कोई और टाइम रखेंगे टेस्ट का, ठीक है। मैं टेस्ट का टाइमिंग तुमको ग्रुप में बताऊंगा, और इन केस किसी को वो टाइम में नहीं दे पाएगा कोई टेस्ट, तो वो आगे या पीछे भी दे सकता है, ठीक है। 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले से मैसेज कर देना, मैं 1 घंटा पहले उन लोग को क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, तो वो लोग 1 घंटा पहले दे देंगे। और जो 1 घंटा बाद देना चाहता है कुछ क्लासेस वगैरह के लिए, वो 1 घंटा बाद भी दे सकता है। आके दे सकते हो, घर से दे सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। बेटर है अगर आके दोगे तो, और अगर घर से देना चाहोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैथ्स टेस्ट का हुआ, मैथ्स का बात करेंगे मैथ्स क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, कृष्णा, ठीक है। टेस्ट है 20 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 1। अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें वो सारे टॉपिक्स आएंगे जो हम अभी तक पढ़े हैं, और 2-3 टॉपिक जो हमारा पेंडिंग है, जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस। ये 2-3 टॉपिक जो हमारा पेंडिंग है, वो 2-3 टॉपिक हम लोग टेस्ट में भी नहीं देंगे। उसके बाद चैप्टर 1 का ये नहीं, नोट्स है, मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। नोट्स का मेरे पास वो है, पीडीएफ है, मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो चैप्टर 1 में ज्यादा ग्राफ है नहीं, चैप्टर 1 में एक ग्राफ ही है, एक ही ग्राफ है वो तो क्या बताऊं मैं, वो तो देना ही पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा वो नहीं पता मेरे को, ठीक है, वो तो उसी टाइम पता चलेगा। तो ग्राफ पेपर नहीं बनाना है, कॉपी में ही ग्राफ बना लेना है, ठीक है। अब चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, जिसमें से 20 मार्क्स में से 4 ठो एमसीक्यू होगा, 1 मार्क का डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होता है ना, जैसे पीपीसी का डेफिनेशन हो गया, और कोई चीज का माइक्रो मैक्रो हम पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा जितना भी पढ़े हैं, उसमें से जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो जो नोट्स में लिखे हैं, वो डेफिनेशन हो गया, ये आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है। 3 मार्क्स का डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन को लैंग्वेज के साथ लिखना है, मतलब जो लिखाया गया है। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन क्या होता है पता है, डेफिनेशन को हम अपने मन से नहीं लिख सकते,
हम 11th की बात नहीं कर रहे हैं, 11th में तो स्कूल के टीचर कॉपी चेक करते हैं तो मार्क्स दे देते हैं। अगर हम बोर्ड का बात करें तो जो 1 मार्क का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन होता है वो हमको बुक के लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। बाकी तुम जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें तुम समझ रखे हो अपने लैंग्वेज में लिखोगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन जो 1 मार्क का डेफिनेशन होता है उसमें हमको बुक का लैंग्वेज फॉलो करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे हम वो लैंग्वेज फॉलो करें डेफिनेशन में, ठीक है। तो 4 3 7 हो गया। उसके बाद एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन, 12 मार्क हो गया। उसके बाद बाकी 8 मार्क का कुछ 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के मिला के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, डेफिनेशंस को भी प्रिपेयर करना है, और 5 मार्क में तो जानते हो बड़ा टॉपिक कोई सा आएगा बुक का, और 8 मार्क का क्वेश्चन जो है 8 मार्क में कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना कि 2 मार्क का 3 मार्क का अटेंड कर पाओ। क्लियर है? जितना हम पढ़े हैं उतना ही आएगा टेस्ट में, जो हमारा पढ़ना बाकी है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीकेंड में ये टेस्ट होगा। सैटरडे को नहीं आएगा, माइक्रो डिफरेंस अभी तक नहीं पढ़े हैं, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस हम लोग नहीं पढ़े हैं, 2 टॉपिक हमारा बाकी है, ठीक है। तो वो दोनों टॉपिक को छोड़ के बाकी सारा आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 तो कब आएगा? सैटरडे को। सैटरडे को टेस्ट है, क्लासेस फ्राइडे को एज इट इज होगा। टेस्ट की वजह से क्लास चेंज शेड्यूल नहीं है, क्लास हम लेंगे सैटरडे को, अलग से हम सिर्फ टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो, नोट से ही पढ़ना है, बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा। और तुमको जो बुक मिलेगा कोचिंग का, जो प्रिंटिंग पे गया हुआ है, उस पर सारा डिटेल में दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे 12th का 11th का बुक रखा हुआ है सारा, वो बुक में जितना है पूरा रेलेवेंट कंटेंट है, जितना सीबीएसई का सिलेबस है सारा A to Z टॉपिक कवर्ड है, और इतने अच्छे से कवर्ड है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो भी फुल मार्क्स आए, 8 मार्क का क्वेश्चन आए तो भी फुल मार्क्स आए, उतना सारा कंटेंट उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो वो बुक जब मिल जाएगा तो बुक को छोड़ के और तुमको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बुक टोटली बनाया गया है 140 पेजेस का। अगर तुम कुछ वो सब देखोगे, संदीप गर्ग वगैरह ये सब देखोगे, तो 400 500 पेज का बुक है, जो कि एग्जाम के टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आधा से ज्यादा तो हम यही डर के नहीं पढ़ते कि चैप्टर 50 पेज का है, लेकिन कंटेंट उसमें 10 पेज का ही होता है, काम का उसमें 10 पेज का ही होता है, लेकिन हम गिन लेते हैं पेज 50 पेज है, उसको हम पढ़ते नहीं है। तो उसमें से वो रेलेवेंट कंटेंट को ही उठा के बनाया गया। मतलब बुक तुम अगर कंपेयर करोगे, जो टॉपिक बुक में दिया है और संदीप गर्ग में दिया है वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी उसी बुक्स को बेस में लेके बनाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जितना रेलेवेंट है वो सिर्फ इसमें दिया हुआ है, जो उसमें इरेलेवेंट है उसको इसमें से हटाया हुआ है, ताकि तो कम पेजेस में अच्छे से तुम पढ़ पाओ, ठीक है। कोर्स अभी तक कुछ कम नहीं हुआ 11 12 का, अभी तक। लास्ट ईयर हुआ था, इस साल अभी तक नहीं हुआ है। आ जाएगा नोटिफिकेशन तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं हुआ है, और उम्मीद है इस साल होगा भी नहीं, क्योंकि इस साल वैक्सीन लग जाएगा दिसंबर तक, मार्च में एग्जाम दोगे आराम से, क्या दिक्कत है ना। लास्ट ईयर प्रॉब्लम था क्योंकि वैक्सीन नहीं था। इस साल क्या करेंगे, धीरे धीरे तुमको वैक्सीन लगा देंगे दिसंबर तक, उसके बाद मार्च में एग्जाम हॉल में बैठा देंगे, तब तो एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होगा मत सोचना, तुम्हारा एग्जाम टाइमली होगा क्योंकि वैक्सीन है, ठीक है। किसका एग्जाम शेड्यूल? फरवरी का, अभी से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे तो ये लोग, तो फरवरी का शेड्यूल अभी से दे रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।